Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? नेपाल की सड़कों पर खून बहा और संसद में आग लगी। 38 घंटे में कैसे हिल गई नेपाल की कुर्सी? क्या नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है? नेपाल की संसद में क्यों घुस गए बच्चे? नेपाल की गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। नेपाल जल रहा है और भारत पर भी असर होगा। नेपाल की संसद पर भी हुआ हमला। नेपाल की सरकार क्यों गिर गई? नेपाल का ब्लडी शू प्रोटेस्ट क्या है? नेपाल की गलती जो सत्ता ले डूबी। नेपाल कभी शांत बुद्ध की धरती तो कभी माओवाद की क्रांति का मैदान। लेकिन इस बार तस्वीर और भी अलग है। इस बार कहानी सिर्फ नेताओं और सेनाओं की नहीं, बल्कि उन बच्चों की है जिनकी हथेलियों में किताबें होनी चाहिए थी, मगर उनके हाथों में प्ले कार्ड और उनकी आंखों में आंसू थे। Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मुल्क को झकझोर दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को मिलाकर कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई और वजह ये बताई गई कि ये विदेशी कंपनियां नेपाल के नियम नहीं मान रही थी। लेकिन असल में ये फैसला सीधा युवाओं के दिल पर चोट बन गया। वो युवा जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, 13 से 28 साल की वो पीढ़ी जो इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई है। ये पीढ़ी अपने गुस्से, अपने सपनों और अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर ही जीती थी और अचानक ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया। शुरुआत शांतिपूर्ण थी। काठमांडू की सड़कों पर बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर प्रदर्शन किया। उनके हाथों में किताबें थी और बैनर पर लिखा था नो नेपो किड्स, नो करप्शन। ये आवाज़ सिर्फ बैन हटाने की ही नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था को तोड़ने की भी थी जिसमें बड़े नेताओं के बच्चे नेपो बेबीज बनकर आराम से मंत्री बन जाते हैं और आम बच्चों को बेरोजगारी का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन फिर आई 8 सितंबर की डेट। संसद भवन के बाहर भीड़ जमा हुई और सरकार ने उन्हें विद्रोही मान लिया। पुलिस ने पहले लाठियां चलाई, फिर आंसू गैस छोड़ी और फिर गोलियां दागी। इस प्रोटेस्ट में 20 मासूम बच्चों की जान गई और 300 से ज़्यादा घायल हुए। एक तस्वीर दुनिया के लिए प्रतीक बन गई, एक खून से सना जूता। सोशल मीडिया पर #ब्लडी शू नेपाल ट्रेंड करने लगा।
वो तस्वीर दुनिया को चीरती चली गई। नेपाल की सरकार जिसने सोशल मीडिया बंद कर दिया था, वही तस्वीर इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों ने देखी और शेयर की। भीड़ भड़क गई। संसद के गेट पर आग लगा दिया गया। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों पर भी हमला करना शुरू कर दिया और केवल 38 घंटे में ही प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल गई। ये इतिहास का पहला ऐसा आंदोलन था जिसने बिना किसी नेता के सिर्फ युवाओं की ताकत से ही सत्ता को बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या संसद जलाना, मंत्रियों पर हमला करना सही था? क्या ये क्रांति है या अराजकता? दरअसल ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं था। ये गुस्सा था सालों से जड़ जमाए भ्रष्टाचार का। ये गुस्सा था परिवारवाद का। ये गुस्सा था बेरोजगारी और गरीबी का। नेपाल की 3 करोड़ आबादी में से 1.5 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर हैं, यानी हर दूसरा नेपाली इन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। और जब सरकार ने इन्हें बंद किया तो लगा जैसे किसी ने उनकी आवाज़ ही छीन ली हो। नेपाल के हालात भारत को भी बेचैन करते हैं। हमारी 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल। जब नेपाल अस्थिर होता है तो उसका असर सीधे हमारे बॉर्डर और कारोबार पर भी पड़ता है। तस्करी, घुसपैठ और विदेशी ताकतों की एंट्री, सबका खतरा बढ़ जाता है। और यही डर आज चीन के बढ़ते कदमों को देखकर और बड़ा हो जाता है। नेपाल में अस्थिरता का मतलब है भारत के लिए नई सिरदर्दी। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ओली का तर्क भी है। वो कहते हैं कि ये कोई विदेशी साजिश है, नेपाल को अस्थिर करने की कोशिश है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां नेपाल को ब्लैकमेल कर रही हैं और नेपाल को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ से कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ वो युवा जिनकी नज़र में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई है, और दूसरी तरफ वो सरकार जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल मान रही है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि नेपाल में अस्थिरता नई नहीं है। 2008 में लोकतंत्र आने के बाद से 17 साल में 13 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। कभी माओवाद, कभी राजशाही का अंत, तो कभी तख्ता पलट। नेपाल का राजनीतिक इतिहास हमेशा उथल पुथल भरा रहा है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि ये क्रांति किसी नेता ने नहीं बल्कि बच्चों ने शुरू की है। तो सवाल हमारे लिए यही है कि क्या नेपाल का ये विद्रोह सिर्फ नेपाल का है या ये पूरी दुनिया के युवाओं के लिए एक चेतावनी है? क्या ये जेन ज़ी क्रांति दुनिया को दिखा रहा है कि आज का युवा अगर उसकी आवाज़ दबाई गई तो वो सरकारों को भी गिरा सकता है? इस घटना पर मेरा निजी विचार ये है कि नेपाल की गलती सिर्फ सोशल मीडिया बैन करना नहीं था, बल्कि अपने ही युवाओं को सुनने से इनकार करना था। सरकारें ये भूल जाती हैं कि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता होती है, और जब जनता का धैर्य टूटता है तो सत्ता के ऊंचे से ऊंचे महल भी धराशायी हो जाते हैं। दोस्तों, नेपाल में हुई इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।